हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला एक बहुत तगड़ा मुद्दा आज के दिन में ये हो गया है कि वायलेंस इन सूडान। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें एक केरला का आदमी मर गया, तो थोड़ा इंटरनेशनल हो गया। अब यूपीएससी एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सूडान इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके संबंधित कुछ प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आने का चांसेस बढ़ गया है। सूडान और किस रीजन में लाई करता है, सूडान का सिग्निफिकेंस क्या है, उसके आसपास के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स क्या है। सिंस आपको पता है सूडान हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास पड़ता है, तो सूडान में बहुत सारे ऑयल के रिजर्व्स हैं, इसलिए सूडान इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सारी बातों में से कोई भी बात प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अगर किसी को जानने में इंटरेस्ट है कि सूडान में कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, तो सूडान का जो आर्मी है और वहाँ की जो पैरामिलिट्री है वो आपस में भिड़ गई सूडान के कैपिटल सिटी में, जिसका नाम है खार्तूम। फिर एक ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जो हीट वेव है, आप सभी को पता है कि हीट वेव एक फेनोमेनन है जिससे डिजास्टर भी हो सकता है, एक हजार्ड एक तरह का। तो बंगाल में हीट वेव अनाउंस हो गया है। वहाँ के लोकल जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने देखा कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो स्टेट का है वो 40 डिग्री के ऊपर जा चुका है। इट इज आइडियल, क्योंकि बंगाल का टेम्परेचर 35 डिग्री की रेंज में रहता है, तो +5 डिग्री पार कर लिया है, तो इट इज आइडियल कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइजिंग इट एज अ हीट वेव। ये बात आपको पता होना चाहिए कि हीट वेव कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। आईएमडी का गाइडलाइंस है हीट वेव रिकॉग्नाइज करने के लिए। अगर कोई नॉर्मल जगह का टेम्परेचर 5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हीट वेव अनाउंस करते हैं। फिर सेकंड, को हिली रीजन में अगर टेम्परेचर 35 डिग्री प्लस चल जाता है, या फिर प्लेन रीजन में टेम्परेचर 40 के ऊपर चल जाता है, तो उसको जनरली हम लोग हीट वेव कंडीशन मानते हैं। ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। हीट वेव्स अनाउंस करने का क्या क्राइटेरिया होता है, इसके ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है 10 मार्कर। सिर्फ उसमें नहीं, उसके संग और एक दो स्टेटमेंट क्वेश्चन जोड़ दिया जाएगा। प्रीलिम्स में भी हीट वेव अनाउंस करने का क्राइटेरिया पे स्टेटमेंट आ सकता है और आपको बोल सकता है करेक्ट स्टेटमेंट चूज करें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना होगा हीट वेव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस एंड टेक में सिकल सेल एनीमिया एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेशन में। तो इसके संबंध में आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ सकता है सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल जो है वो ओवल शेप का बन जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन डिफिशियंसी बन जाती है। इसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये सेकंड हाईएस्ट इंसिडेंस जो है इस डिजीज का इंडिया में देखा गया है। इसमें स्पेशली सबसे ज्यादा केसेस जो है ट्राइबल्स में देखा गया है, जिसमें 1 in 86 बेबीज जो है ट्राइबल्स के, उनमें सिकल सेल एनीमिया प्रिविलेंट है। अब समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट इंसिडेंस होता है इंडिया में सिकल सेल एनीमिया का। तो इस आर्टिकल में गिवन क्या है, एक डॉक्टर है महाराष्ट्र बेस्ड, जो चाहते हैं कि सिकल सेल एनीमिया के बारे में टेक्स्ट बुक में भी जानकारी दिया जाए और लोग भी इसको उस तरह सपोर्ट करें, समझे इस प्रॉब्लम को, ताकि इसका बेस्ट वे से निवारण हो सके। तो अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम या फिर ऐसे प्रॉब्लम जो कि जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको सॉल्व करना है, तो आप उसमें एक पॉइंट ये भी डाल सकते हो कि अवेयरनेस अबाउट दैट थिंग कैन बी पुट इन टेक्स्ट बुक्स, स्कूल बुक्स, ताकि जनरेशन कैन बी मोर अवेयर ऑफ। तो ये भी आप सोच सकते हो, इस सेंस में भी इस आर्टिकल को आप रेलिवेंटली यूज कर सकते हो। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, एक्सप्लेन पेज। एक्सप्लेन पेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के लिए रेलिवेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, उत्तीरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन जो है 10th सेंचुरी का टेम्पल इंस्क्रिप्शन है, जो तमिलनाडु में मिलता है। ये बताता है कि विलेज असेंबली के फंक्शनिंग के बारे में चोला डायनेस्टी के टाइम पे। इसी तरह कई सारे तमिलनाडु के एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस और टाउन्स में काफी सारे डेमोक्रेसी के प्रमाण हैं जो हमें मिलते हैं पल्लव और चोला के टाइम से। उनमें से एक उती उत्तीरा मेरूर के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने रिसेंट तमिलनाडु न्यू ईयर सेलिब्रेशन के स्पीच में बताया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा। ठीक है, मेंस में भी आप इसको कोट कर सकते हो। उत्तीरा मेरूर इंस्क्रिप्शन में चोला डायनेस्टी के टाइम डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है। पर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कहाँ मिलता है उत्तीरा मेरूर टाउन में, जो कि कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चेन्नई के पास। कई बार चेन्नई लिख सकता है, तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए। ये 750 एडी में स्टैब्लिश किया गया था विलेज, एज द विलेज ऑफ ब्राह्मण्स। जैसे आपको पता, अपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, जो ब्राह्मण्स को रॉयल लोग विलेज देते हैं, वहां पे वो लोग रेवेन्यू नहीं लेते, उसको रॉयल ग्रांट की तरह माना जाता है, उनको अग्रहारा विलेज बोलते हैं। तो ये भी एक टर्म्स पूछ सकता है आपसे प्रीलिम्स के अंदर। और ये विलेज जो है ओरिजिनली बना था पल्लवा किंग नंदीवर्मन टू के टाइम पे। तो तिरामेरूर किस लिए बेस्ट जाना जाता है? बिकॉज ऑफ हिस्टोरिक टेम्पल्स जो पल्लवा के दौरान बनाया गया था और चोला के दौरान बनाया गया था। वहाँ पे नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन मिले हैं। 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यहाँ पे जो भी एविडेंस मिले हैं, वो स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इन तमिलनाडु के लिए बहुत ही रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जो इंस्क्रिप्शन के बारे में उत्तीरा मेरूर में प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली मेंशन किया है, वो परांतका वन चोला के टाइम का बताया गया है, 907 से 955 एडी के टाइम का। वो बैकुंठ पेरुमल टेम्पल पे एग्जिस्ट करता है, जो कि नंदीवर्मन टू ने बनाया था लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करने के लिए। इन सब पे एक एक स्टेटमेंट बन सकता था प्रीलिम्स के अंदर। तो ये पूरा बात आपको जानना जरूरी है। जैसे आपको याद है, प्रीलिम्स 2022 में डायरेक्ट लिख दिया था कि मोदी जी
सोमनाथ टेम्पल गए थे तो उसके बारे में पूछ दिया, रामानुजन का स्टैचू बनाया तो उनके बारे में पूछ दिया। तो ऐसा क्वेश्चन एनी टाइम बन सकता है इन एनी वे। फिर ग्राम सभा के बारे में क्या जानकारी दिया गया है, बताया गया है कि वहाँ पे जो सिस्टम ऑफ विलेज सेल्फ गवर्नेंस वहाँ पे एग्जिस्ट करता था, यहाँ पे लोकल सभा और विलेज असेंबली एग्जिस्ट करती थी। उसकी स्पेशलाइज्ड कमिटीज होती थी, उनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते थे, उनके मेंबर्स को सिलेक्ट करने का क्वालिफिकेशन गिवन होता था और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती थी उनको, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस की जानकारी दी जाती थी जिसमें उनको हटाया जा सकता है। तो समझ लीजिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का, इंस्क्रिप्शन एक तरह का वहाँ के असेंबली की वर्किंग का कॉन्स्टिट्यूशन। उस इंस्क्रिप्शन में भी बताया गया है कि इस विलेज में 30 वार्ड्स होंगे और हर वार्ड के लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे जो विलेज असेंबली में उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो समझ लीजिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता था चोला के टाइम पे। तो ये जानकारी वेरी सिग्निफिकेंट, इससे में तो आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो और जीएस के पेपर में भी इसका भयंकर यूज हो सकता है अगर आप इसको ढंग से यूज कर पाओ तो। ये आज के पूरे न्यूज़पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। ये बात जो मैंने बताया जितनी सारी बात वो आप लोग ध्यान रखोगे तो आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत रिलेवेंट रहेगा। अब देखिए सीधा वर्ल्ड पेज पे आते हैं। वर्ल्ड पेज में जैसे हमने बात किया कि सूडान में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अगर किसी को डिटेल जानना सूडान में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, तो सिंपल सा बात है, दो गुट बन गए। ब्रॉडली जान लीजिए दो ग्रुप बन गया। अब एक ग्रुप में उसका कारण क्या था, क्योंकि जो एक ग्रुप था उसको दूसरे ग्रुप में मिलाने का बात चल रहा था। दोनों आर्म्ड फोर्सेस है, एक पैरामिलिट्री एक आर्मी। तो उस कारण से उनमें डिस्प्यूट हो गया अंडर डिफरेंट लीडर्स। तो वो फाइट चल रहा है जिसकी वजह से सिविलियंस और काफी लोग मर गए। इतना आपको सेंस मिल जाएगा तो काफी, एग्जैक्ट नाम और डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी वजह से क्या है, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के 3 स्टाफ भी सूडान में मारे गए। तो प्रीलिम्स में यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सिंस यहाँ पे न्यूज में हाईलाइट हो गया एक बार, तो उसके बारे में भी रिवाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी जो भी है वो एग्जाम अपने यूपीएससी एग्जाम में डायरेक्टली पूछने लायक मुद्दा है नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसमें मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, पर वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर होगा। यूपीएससी एग्जाम में पूछने लायक मुद्दा वो सब है। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है जिसमें थोड़ा सा रेलिवेंट बात ये है कि पोलैंड और हंगरी जो कि यूरोपियन कमीशन के पार्ट है, यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, उन्होंने डिसाइड किया कि यूक्रेन से वो ग्रेन अब इम्पोर्ट नहीं करेंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पोलैंड और हंगरी कंट्री समझते हैं कि इम्पोर्ट की वजह से क्या है, उनका लोकल मार्केट में, जिसकी वजह से उनके लोकल एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी प्रभाव पड़ा है। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया। पर इससे यूरोपियन कमीशन जो है थोड़ा हताश हुआ और यूक्रेन भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक फील किया, बोला कि यूनिलैटरल एक्शन है जिसमें यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स ने खुद से डिसाइड किया यूनिलैटरली एक ट्रेड डिसीजन के बारे में जो कि अनएक्सेप्टेबल है। ये सब तो पॉलिटिकल बात चल रहा है उनके बड़े रीजन का जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। वैसे कोई समझना है कि ऐसा एक घटना हुआ जिसमें ग्रेन इंपोर्ट बैन किया गया यूक्रेन से, और उससे पोलैंड और हंगरी और उस रीजन की कुछ कंट्रीज के लोकल एग्रीकल्चर मार्केट को इम्पैक्ट पड़ा। फिर इकोनॉमी पेज में आते हैं। इकोनॉमी पेज में दम का कुछ चीज है नहीं, बस आप ये चीज समझ सकते हो कि यूएस जो है इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। पहले चाइना था 2017-18 तक, अभी यूएस चल रहा है। ये फर्स्ट बात हो गया। इकोनॉमी में स्ट्रेट क्वेश्चन आ सकता है, विच कंट्री इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, या फिर लिख सकता है यूएस इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। तो आपको यस बोलना है या टिक लगाना है वो आपको ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। अब दूसरा बात ये देखिए, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है सबसे खतरनाक चाइना के संग है। माना इंडिया का ट्रेड चाइना से कम हो गया, पर इंडिया का एक्सपोर्ट मेनली डिप किया 28%। इसका मतलब इंडिया का चाइना के साथ जो ट्रेड कमी हुआ है उसमें आप समझिए मेन फर्क पड़ा है एक्सपोर्ट्स को, जो कि इंडिया को नुकसानदायक है। इंपोर्ट तो उल्टा बढ़ा ही है। तो ये ट्रेड का जो डेफिशिएंसी है इंडिया को नुकसान पहुंचा रहा है। इंडिया को जल्दी कुछ करना पड़ेगा अपना चाइना ट्रेड के लिए, वरना इंडिया ट्रेड डेफिसिट चाइना के इकोनॉमिक एक्शंस पे डिपेंडेंट हो जाएगा। फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के ऊपर एक पॉजिटिव अपडेट है कि अप्रैल के अभी तक 15-20 दिनों में उन्होंने पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। तो ये मार्केट के लिए भी और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बेटर न्यूज है। तो आप एक जस्ट अपने आजकल के लिए ग्लांस के लिए ध्यान रख सकते हो। तो बस आज के न्यूज़पेपर में एग्जाम के लिए यही सब बात रिलेवेंट था। आपको पढ़ के अच्छा लगा हो, इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जितने भी एडिशनल जानकारी है, कुछ स्पेशल सीरीज है, इसके लिए आप लोग चैनल में गो थ्रू करते रहिए, व्यू करते रहिए। काफी सारे प्लेलिस्ट मैंने बना दिए चैनल पे जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए स्पेशली हेल्प कर सकता है। बस होम पेज में जाओगे तो नीचे आपको स्पेसिफिक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे, प्रीलिम्स का लास्ट 5 साल का पेपर सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा, जो आप सबके लिए एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो सकता है। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।